हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साइंस और मैथ्स की क्लासेस लेकर के आता हूं और उसी बीच अपन ने जो है आप सभी लोगों के लिए 15 अक्टूबर 2023 से, यानी जिस दिन माता रानी की आपने नवरात्रा के लिए स्थापना करी थी, उस दिन से अपन ने जो है पशु परिचर या पशु परिचारक के लिए जो आपकी वैकेंसी निकली है, उसके लिए जनरल साइंस दैनिक विज्ञान की जो क्लासें हैं वो लगाना शुरू किया था। और मैंने आपको उसी दिन बता दिया था कि ये आपकी क्लासेस अल्टरनेट चलेगी, यानी एक दिन छोड़ करके एक दिन, क्योंकि इसी चैनल पर हमारे एलडीसी लैब असिस्टेंट और अभी थोड़े ही टाइम में रीट और फर्स्ट ग्रेड की भी क्लासेस स्टार्ट होगी मैथ की, और सेकंड ग्रेड सेकंड पेपर मैथ की। तो उस वजह से ज्यादा बर्डन नहीं हो मेरे ऊपर और मुझे ज्यादा जो है परेशानी नहीं हो, रेगुलर क्लासेस ले पाऊं। अन्यथा क्या होगा, एक दिन तो चिल्ला करके क्लास ले लूंगा, गला खराब हो जाएगा, दूसरे दिन क्लास ही नहीं ले पाऊंगा। तो इस वजह से तो आप सभी लोगों को राम राम एक बार, और शुरू करते हैं अपन आज पशु परिचर भर्ती प्रतियोगी परीक्षा की दैनिक विज्ञान की क्लास को। मैंने आपको कल जो है समझाया था कि आपके जो टॉपिक है उसके अंदर आपको पढ़ना क्या है, और साथ ही साथ ये बताया था कि जो मापन वगैरह है वो पहले किस प्रकार से होता था, आज कौन सी पद्धतियां चल रही है। कुछ महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट अपने मात्रक थे, जैसे कि यूनिट्स थी, जिसकी बात करें तो पारसेक है, प्रकाश वर्ष है, खगोलीय इकाई है, इसके अलावा 7 जो मौलिक इकाई है वो बताई थी, उनके प्रतीक बताए थे। इन सभी चीजों को अपन ने समझा था। आज अपन पढ़ने वाले हैं यांत्रिकी के अंतर्गत ही, यानी मैकेनिक्स के अंतर्गत ही, गति और विराम अवस्था, दूरी, चाल, समय, वेग, त्वरण, इनके बारे में। ताकि अपने को ये पता चले कि आखिर ये कोई गाड़ी चल रही है तो वो कितनी स्पीड से चल रही है, कैसे चल रही है, उसकी स्पीड बढ़ती है तब त्वरण में क्या आता है परिवर्तन, और त्वरण कितने प्रकार का होता है, क्या होता है, उसके बारे में क्लियर। मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं तो मैं लैब असिस्टेंट में वर्तमान में कार्यरत हूँ, एलडीसी सिलेक्टेड हूँ, पीटेट, आईआईटी जेई मेंस, इसके अलावा एसएससी एमटीएस, आरआरबी एएलपी, ये कुछ एक छोटे मोटे एग्जाम मैंने भी क्वालिफाई कर रखे हैं। इसी दौरान मैंने कुछ सीखा और वही आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए बात करते हैं आगे। तो सर्वप्रथम आप सभी लोग आज टॉपिक डालिएगा गति। ठीक है, कौन सा टॉपिक डालेंगे? गति। गति को इंग्लिश में आप कहेंगे मोशन। गति, और इंग्लिश में कहेंगे मोशन। अब ये मत सोचना कि इतनी छोटी पोस्ट है तो इसमें कोई फॉर्म वॉर्म नहीं भरेगा, भाई इसमें इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी भी कोई फॉर्म भर सकता है ना, इसलिए। अब देखिए, इसके अंदर जो सबसे पहले बात आती है गति के अंदर, वो बात आ जाती है आपके दो अवस्थाओं की। एक अवस्था होती है विराम, और आपके दूसरी जो अवस्था होती है वो होती है गति। इन दोनों को अपन समझेंगे। तो विराम और गति ये क्या होती है, इसके बारे में अपन पहले समझेंगे थोड़ा सा। ठीक है, फिर इसके बाद में नोट्स लिखवा दिए जाएंगे। देखिए, मैं ऐसे खड़ा हो गया आपके सामने रोबोट की तरह और आकर के बस बोल रहा हूं, गति की अवस्था जब समय के साथ परिवर्तित हो तो आप उसे गतिमान वस्तु कहते हो। जब वस्तु की अवस्था, तो मैं किस अवस्था में चला गया था? मैं विराम अवस्था में चला गया था। यानी जब किसी भी वस्तु, व्यक्ति या किसी स्थान की समय के साथ में स्थिति में परिवर्तन आता है तो आप उसे कहते हो गति अवस्था में, और अगर समय के साथ परिवर्तन नहीं आया तो आप उसे कहोगे विराम अवस्था में। यानी आपने क्या करा, मोबाइल लिया या अपना घड़ी जो मैं पहन रखा हूं इस टाइप से आपने घड़ी पहनी हाथ में और समय नोट किया। आपने देखा कि आपके सामने एक पेड़ था, वो 1 मिनट तक आपने लगातार देखा, फिर भी वो पेड़ आपके सामने ही रहा। इसका मतलब क्या हुआ, समय 1 मिनट बढ़ गया है। पहले 5 बजे थे, अब 5 बज के 1 मिनट हो गई है, लेकिन क्या वो पेड़ वहां से हटा? नहीं हटा है। इसका मतलब क्या हुआ, वह पेड़ विराम अवस्था में है और आप भी उस पेड़ के सापेक्ष विराम अवस्था में है। तो पहले लिखिएगा विराम अवस्था की डेफिनेशन। ठीक है, विराम की डेफिनेशन देखिए, जब किसी
यहाँ पर देखो, अब फिजिक्स में बात करें, भौतिकी में, तो अपन वस्तु ही लिखेंगे, व्यक्ति विशेष न विशेष हो, हिंदी या इंग्लिश ग्रामर नहीं चल रही है कि मैं डेफिनेशन में वो सब वर्ड यूज करूं। तो जब किसी वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष परिवर्तित, या आप कह सकते हैं बदलती, ठीक है। तो जब किसी वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष, टाइम के रेस्पेक्ट में परिवर्तित नहीं होती है, तो वह विराम अवस्था में होती है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो जब भी किसी वस्तु का टाइम के साथ में कोई चेंज नहीं आ रहा है, उसकी अवस्था में वो बदल नहीं रही है अपनी पोजीशन को, तो आप कहोगे विराम अवस्था। इसी प्रकार से गति क्या हो जाएगी, तो गति बस इसका जस्ट अपोजिट। गति में क्या हो जाएगा, मोशन में क्या हो जाएगा, मोशन के अंदर क्या हो जाएगा कि जब किसी वस्तु, और ये डेफिनेशन वगैरह क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि अपने पास अभी समय है, पर्याप्त समय है। आप पशु परिचारक के लिए मान के चलिए आपके पास में 6 महीने हैं, और 6 महीने में आप अगर विज्ञान को केवल दिन का एक एक घंटा भी दोगे तो काफी है, और आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे। और विज्ञान के कुछ विद्यार्थी पूछ रहे थे कि क्वेश्चन कितने आ सकते हैं, तो देखिए विज्ञान सब्जेक्ट जो है आपका 105 नंबर वाले पोर्शन में इंक्लूड है। अब 105 वाला जो पोर्शन है उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, चार तो ये, और साइंस और मैथ, ठीक है, और करंट अफेयर, तो वो उसी में काउंट कर लो। यानी कि 4 और 3 7 सब्जेक्ट है। 7 का अगर आप इसके अंदर भाग भी दोगे तो 7 एकम 7, और 7 7 पंजे 35, यानी 15 नंबर की एक सब्जेक्ट आएगी ही आएगी, ये मान लो लगभग। यानी आप ये कह सकते हो कि 15 17, और जबकि ये पशु परिचारक भाई इसके अंदर वेटनरी का पोर्शन भी इंक्लूड है, तो उस पोर्शन को देखते हुए, और चूंकि ये काम जो है पशुओं से संबंधित है, तो वहां कहीं ना कहीं थोड़ी सी साइंस की समझ होना जरूरी है। तो हो सकता है कि 15 की जगह 20 क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो गणित और विज्ञान दोनों के मिला करके लगभग 30 क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं, 30 35 तो 30 35 के हिसाब से अपने को तैयारी करनी भी पड़ेगी, है ना। चलो, तो जब किसी वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष परिवर्तित परिवर्तित हो, परिवर्तित हो, तो तो वह गति अवस्था में है। क्लियर, बस इतना याद कर लेना। तो गति अवस्था क्या होती है, जब किसी वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष परिवर्तित हो रही है। जैसे देखो, आप अभी अपने मोबाइल में देखिए, 1 सेकंड हुआ मैं तो इधर आ गया, आप 2 सेकंड पे देखेंगे मैं इधर आ जाऊंगा। मतलब मैं जब ये से मोशन कर रहा हूं, मैं ऐसे घूम फिर रहा हूं पढ़ाते पढ़ाते, उससे दो फायदे हैं कि मेरा एक तो कंसंट्रेशन बना रहता है, और मेरी एक्सरसाइज भी हो जाती है ना, और आपको पढ़ाने में मजा भी आता है। तो ये देखिए, अब ये क्या हो रहा है, मेरा एक मोशन हो गया। क्लियर, चलिए अब बात करते हैं गति और विराम अवस्था के बाद में, कि ये जो अपने पास में मैं जो चल रहा हूं, आपने वर्ड सुना भी होगा वैसे तो, कि दूरी होती है, चाल होती है, तो ये क्या होते हैं इसके बारे में देखिएगा। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूं और आपको दूरी के बारे में बता देता हूं। तो आप देखिएगा दूरी की डेफिनेशन, अब शानदार तरीके से लिखना, आप भी नोट्स बनाइएगा, मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में। दूरी, दूरी का मतलब हो गया डिस्टेंस इंग्लिश में। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि वस्तु के द्वारा कुल समय में तय किया गया मार्ग, लिखिएगा आप, वस्तु के
द्वारा, वस्तु के द्वारा किसी समय में तय किया गया कुल मार्ग, तय किया गया कुल मार्ग, मार्ग दूरी कहलाता है। ठीक है, एक बार आप डेफिनेशन लिखिए दूरी और विस्थापन की, फिर मैं इनको अच्छे से समझाऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू। तो देखिए दूरी क्या होती है, वस्तु के द्वारा किसी समय में तय किया गया जो कुल मार्ग है। जैसे मैं यहाँ से यहाँ घूमता रहता हूँ ना, ये देखो ऐसे घूम रहा हूँ, बढ़िया आर निशान है ना, क्योंकि अपने पास में बहुत बढ़िया फ्लैट है। हाँ, सर के पास पैसा खूब, भाई ऐसा कुछ नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। तो ये जो दूरी है, ये वस्तु के द्वारा किसी समय में तय किया गया जो कुल मार्ग होता है, उसे हम दूरी कहते हैं। और दूरी जो है वो एक अदिश राशि होती है। ये अब आप यहाँ पे जो मैंने पढ़ा रखा है ना पीछे का, जो पहला लेक्चर था, वो अब यहाँ पर यूज होगा हर एक आगे वाले आने वाले चैप्टर्स में, इसलिए ध्यान रखना। तो अदिश राशि है ये। अब आप समझ जाइए कि अदिश राशि है, इसका मतलब इसके पास में क्या नहीं है, दिशा नहीं है, तो अदिश राशि है। क्लियर? स्केलर क्वांटिटी है, लिख लीजिए भाई, इंग्लिश मीडियम से अगर कोई हो तो लिख लो फटाफट। इसके बाद में दूरी के अंदर आपको याद रखना है कि दूरी हमेशा धनात्मक होती है। तो ये यहीं पर लिखे है ना, मैं यहीं पर लिख रहा हूं, हमेशा धनात्मक, धनात्मक यानी पॉजिटिव होती है। अरे कभी ऐसा सुना है क्या कि मैं -5 किलोमीटर चल के आया? भाई -5 किलोमीटर क्या जमीन के अंदर घुसा होगा है? बता, नहीं घुसा होगा, वो कॉमन सेंस की बात है। तो इधर क्या बात आ जाएगी कि दूरी हमेशा धनात्मक होगी। भाई लिख लो जल्दी से, चलो फटाफट। उसके बाद में बात करेंगे आगे की तरफ, और आगे अपना जो कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। आपने नाम सुने होंगे, दूरी का यही कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। आगे लिखना विस्थापन की डेफिनेशन पहले तो, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये विस्थापन होता क्या है? विस्थापन का और दूरी का एक बहुत अच्छा सा संबंध है। दूरी में अपन ने लिखा था कि किसी समय में तय की गई कुल मार्ग की लंबाई को या कुल मार्ग को दूरी कहते हैं। विस्थापन का मतलब होता है कि व्यक्ति या वस्तु के प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के बीच की दूरी को, या आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की दूरी को विस्थापन कहते हैं। अभी लिखिए फिर मैं बता दूं। वस्तु के प्रारंभिक, वस्तु के प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के मध्य की दूरी, मध्य की दूरी को विस्थापन, विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो विस्थापन किसे कहते हैं? वस्तु के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की जो दूरी है उसे अपन कहते हैं। सर ये क्या है, एक बार समझा दीजिए। देखिएगा, मैं इधर दूरी का डायग्राम बनाऊंगा, है ना, और इधर मैं बढ़िया सा विस्थापन बनाऊंगा। आपको अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएगा, एक भी डाउट नहीं रहेगा, ध्यान से सुनेंगे तो, है ना। अदरवाइज तो भैया डाउट तो रहेगा ही, फिर नहीं सुनोगे तो क्या कर सकता हूं मैं भी, है ना। देखिएगा दूरी, ये है ए बिंदु, ठीक, ये क्या है, ए बिंदु, डॉट डॉट बना दिया मैंने। इस ए बिंदु से मैं चला
इधर ऐसे घुमा फिरा, इधर ऐसे ऐसे मार्ग था, यूं होते हुए यूं होते हुए यूं 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 यूं, टन 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 टन, लोरी आ गया मैं तो इधर बोरी लेके। चलो भैया ये आ गए बी पॉइंट पर। सर ऐसे क्या आप सांप घुमा रहे थे क्या? हम मान ले भाई सांप ही घूम रहे हैं, ठीक है, देख लो इधर। अब क्या हुआ है, ए पॉइंट था ये, यहां से बढ़िया मैंने फॉर्चूनर उठाई है। कौन सी उठाई है? अरे फॉर्चूनर, ये देखो भैया, चार पीढ़ों वाली फॉर्चूनर। काई फॉर्चूनर चली 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 चली, जू 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 जू, चलते 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 बी पॉइंट पे पहुंच गया। सर ये बी पॉइंट क्या है? अरे भैया ये बी पॉइंट जो है ये है बढ़िया सा राजस्थान एकेडमी सिरोही का सेंटर। ये कोई विद्यार्थी था, फॉर्चूनर उठा करके आ गया मेरे से मिलने। तो ये है राजस्थान एकेडमी सिरोही का ऑफिस। ऑफिस में पहुंच गया, है ना? तो जो ये ए से लेकर के पूरा ये मापेंगे अपन मार्ग, और बी पॉइंट तक का जो मार्ग की लंबाई आएगी किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, मीटर में, उसे अपन क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। ठीक है, चलो बात करते हैं विस्थापन की। तो विस्थापन क्या होता है? विस्थापन में ये होता है कि ये मान लीजिए ए पॉइंट है। क्या है ये? ए पॉइंट है। इस ए पॉइंट से मैं चला, ठीक है, चल करके मैं घूम फिर के ऐसे वही रूटीन, ऐसे घूमते 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 मैं चला था, और ऐसे घूम फिर के वापस से कहाँ आ गया? ए पॉइंट के ऊपर आ गया। ठीक है, डायग्राम देख रहे होंगे, भयानक भयानक है। डरना मत भाई, ये कोई डायग्राम किसी के भी नहीं है, ये यूं ही बनाए हैं मेरी मर्जी से, मतलब बस घुमाता गया मारकर, अच्छे अच्छे डायग्राम बनते गए। तो देखो, ए पॉइंट से घूमना चालू किया था, घूम फिर के आ गया वापस ए पॉइंट के ऊपर। तो इसमें जो ये प्रारंभिक और अंतिम बिंदु था जहां से शुरू हुआ था, क्या मैं वहीं आ गया? है ना? तो इसका मतलब यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा डी कैपिटल, वो होगा जीरो। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य की दूरी को कहते हैं विस्थापन। यहां पर प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही है वापस से, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? जीरो विस्थापन। और यहां पर अगर इस डायग्राम के अंदर पूछे आपसे कि बताइए भैया विस्थापन बताइए, बताइए बताइए विस्थापन बताइए, है ना, तो भैया बता देंगे, क्या दिक्कत है विस्थापन बताने में। यहां पर विस्थापन होगा इस ए पॉइंट और इस बी पॉइंट के बीच की दूरी। क्या होगा? इस ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच की दूरी। क्लियर है? अरे किसी को कोई लोड है क्या? भैया लोड नहीं होना चाहिए, है? समझ में आ गई बात? तो ए और बी के बीच की जो स्ट्रेट डिस्टेंस होगी, सीधे सीधे दूरी होगी, उसको कहेंगे विस्थापन। ठीक है, ये ऐसे घूमते फिरते नहीं जाएंगे, पेट्रोल नहीं जलाएंगे, ठीक है। तो मेरे से डायरेक्ट कौन मिलेगा? है जो भैया पढ़ेगा, जो मेहनत करेगा वो सीधे सीधे मिलेगा, वो डिस्प्लेसमेंट के थ्रू आएगा। जो पढ़ेगा लिखेगा नहीं, जो मेहनत नहीं करेगा, लगातार वीडियो देखेगा नहीं, नोट्स बनाएगा नहीं, उसको क्या करना पड़ेगा? मेरे किसी पहचान वाले से दोस्ती करेगा, उधर से घूमते घूमते ऐसे घूमते फिरते फिर पहुंचेगा वो मेरे पास में। और जो भैया मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा, पढ़ाई करेगा, मेहनत करेगा, तो सीधे सीधे कांटेक्ट में आ जाएगा, मेरे को पता चल जाएगा कौन पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता है ना। तो इसलिए डेली क्या करना है? वीडियो देखने के बाद में शेयर करना है क्या? अरे आपकी इच्छा। लाइक करना है क्या? आपकी इच्छा। तो सर आप क्या करवाना चाहते हो? मैं करवाना चाहता हूं केवल कमेंट। कमेंट करोगे तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन फील होगा कि हाँ भैया बच्चों को समझ आ रही है बात, और इनको पशु परिचर बैच की जरूरत है। अदरवाइज मैं क्लासें बंद भी कर देता हूं, मैं स्ट्रिक्टली हूं एकदम। क्लियर? चलो, तो विस्थापन और दूरी के बारे में एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी बात। जो आपके अंतिम और प्रारंभिक बिंदु के मध्य की दूरी होती है उसे विस्थापन कहते हैं। और जो आपका जहां से चले थे वहां फिर जहां जाकर के भी रुके हो, उन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी देखे हैं तो उसको कहेंगे दूरी, कुल दूरी है। तो अगर आपने न्यूनतम दूरी ली है या केवल और केवल प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, अरे हाँ, यहां पर आपने मध्य की न्यूनतम दूरी लिखेंगे भाई। ये दूरी नहीं, न्यूनतम दूरी, क्योंकि दूरी तो फिर ये दूरी वाला ही हो जाएगा। यहां लिखो न्यूनतम दूरी। अरे मिनिमम दूरी भाई, समझ में आई बात? मिनिमम डिस्टेंस। और साथ ही साथ जो भाई आपकी दूरी आ रही है वो तो समझ में आ गई ना, कि भाई ए से बी तक पहुंचने में जितना भी चलोगे वो पूरी दूरी में आएगा। और विस्थापन क्या होगा? प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य की जो दूरी है
वो और उसमें भी अगर न्यूनतम दूरी कोई पॉसिबल है तो उसे अपन कह देंगे विस्थापन, क्योंकि कहीं जाने के दो रास्ते हो सकते हैं, एक शॉर्टकट होता है, एक थोड़ा सा शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग तो होता ही होता है। तो जो बिल्कुल शॉर्टकट है वो ही आपको विस्थापन कहलाएगा। क्लियर? चलो, ये दूरी और विस्थापन हो गया। अब आगे बात करते हैं अपन। तो अब विस्थापन के बारे में लिखेंगे कि विस्थापन जो है वो एक सदिश राशि होता है। क्यों? क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी या शॉर्टकट जो होगा वो तो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में ही होगा, हर किसी डायरेक्शन से थोड़ी पहुंच जाओगे वहां, है? इसलिए तो विस्थापन के बारे में लिखो, विस्थापन के बारे में लिखो सदिश राशि। ये विस्थापन के बारे में लिखवा रहा हूं, सदिश राशि है। विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है और इसके साथ में ये धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, ऋणात्मक, पॉजिटिव या नेगेटिव या शून्य। अभी देखा था ना जीरो वाला केस, जब एक ही हो जाएंगे प्रारंभिक और अंतिम बिंदु तब। तो ये धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। ठीक है? विस्थापन जो है वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। इसके बाद में आगे लिखेंगे नेक्स्ट आप, और वो आपके आ जाएगा क्या? चाल। क्या आ जाएगी? चाल। चाल का मतलब होता है स्पीड। क्या होता है? स्पीड। बाइक की जो कोनिया कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं गियर, जो उसकी रेस होती है ना उसको कहते हैं कानिया। वो बोलते हैं कान मल लो इसका, कान को घुमाओ इसके, तो बोले बहुत फास्ट जाएगा। तो वही कानिया मल्लना है। तो अपने चाल जो है वो क्या हो जाएगी? चाल का मतलब होता है बेसिकली कि एक इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को अपन क्या कहेंगे? चाल कहेंगे। क्लियर? और अगर इस चाल के साथ में दिशा भी एक पर्टिकुलर डिसाइड हो जाए तो फिर वो वेग कहलाता है। तो इस चाल और वेग एक ही चीज है। तो चाल के अंदर लिखेंगे वस्तु के द्वारा, वस्तु के द्वारा इकाई समय, इकाई समय में तय की गई, तय की गई दूरी। इकाई समय मतलब एक सेकेंड में। ठीक है? तो इकाई समय में तय की गई दूरी को, अरे ये पीला इधर से चेंज कर देते हैं ना। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अब डेफिनेशन कोई नहीं पूछता, इसका जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने का चांस है वो या तो आएगा मात्रक पर। तो मात्रक लिख लो, मीटर प्रति सेकेंड, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एम डैश एस, ऐसे। ठीक है? मीटर प्रति सेकेंड या ऐसे हिंदी में मीटर प्रति सेकेंड। और इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है। तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। ठीक है? तो यहां से अब दूरी बराबर आप कहोगे चाल इंटू समय, ये भी कह सकते हो, है ना? ये भी याद कर लो, अलग से याद करना हो तो दूरी बराबर होता है वस्तु की चाल गुणा वस्तु के द्वारा लिया गया समय। क्लियर? तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है। और कई बार इसी का एक और फॉर्म पूछ लिया जाता है कि भाई समय बराबर क्या होगा। तो ये भी याद रख लेना, एक ही चीज है, हालांकि एक ही फॉर्मूले से सब बनता है, पर फिर भी मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको ये चीजें लिखवा दूं। तो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, चाल होता है दूरी बटे समय, मेन तो ये याद रखना है। फिर आपसे जो है दूरी बराबर पूछा जा सकता है तो चाल इंटू समय, समय बराबर पूछा जा सकता है तो दूरी इंटू, आपके क्या पूछ सकते हैं? तो दूरी इंटू, सॉरी, समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा। और एक चीज इसमें याद रख लेना कि ये जो है एक आपकी क्या होती है? अदिश राशि होती है। ये क्या होती है? अदिश राशि है।
क्लियर? इतना लिख लीजिए, फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये एक अदिश राशि है, जल्दी नोट डाउन करिएगा। मैं एक बार चेक करता हूँ साउंड रिकॉर्डिंग वगैरह प्रॉपर चल रही है, क्योंकि क्या है, रिकॉर्डिंग में कई बार कोई प्रॉब्लम हो जाए तो, है ना। बच्चों को भाई दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना। हो रहा है, प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चाल के बाद में नेक्स्ट जो आपके पास में क्वांटिटी आती है, या नेक्स्ट जो अपने डेफिनेशन आती है, वो आती है वेग की। तो अब आप हेडिंग डालिए वेग। क्या डालेंगे हेडिंग? वेग। वेग। बात करते हैं वेग की, कि ये वेग क्या होता है। तो वेग का इंग्लिश मीनिंग तो है वेलोसिटी। और वेग केवल और केवल इतना फर्क है, चाल जो होती है उसमें दिशा डिसाइड नहीं होती। लेकिन अगर बात करें वेग की, वेलोसिटी की, तो इसके पास में एक पर्टिकुलर दिशा होगी। तो आप इसको सीधा सीधा याद रख सकते हैं कि किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी एक निश्चित दिशा में, ठीक है, बस उसको वेग कहोगे। तो लिख लो, वस्तु द्वारा, वस्तु द्वारा इकाई समय, इकाई समय में, इकाई समय में एक निश्चित दिशा, एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं, ठीक है। और ये जो है आपके सदिश राशि हो गई, क्योंकि सबसे पहले ही बोल दिया कि भाई दिशा होनी चाहिए, तो सदिश राशि है, ये याद रखना। बाकी पूछ लेवे कि भाई बताइए इसका भी फॉर्मूला। तो ये और चाल का फॉर्मूला एक ही है, दूरी बटे समय, है ना। बाकी वो पीछे लिखवा दिए, तो बार बार नहीं लिखवा रहा। तो वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। इसका जो मात्रक अगर पूछ लेवे आपसे, तो इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी? तो इसकी भी यूनिट होती है मीटर प्रति सेकंड। इसलिए मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूं अब, है ना, बार बार नहीं लिख रहा हूं कि भाई मीटर प्रति सेकंड हिंदी में भी। तो वेग क्या होता है ये आपके समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा इधर करता हूं ताकि ये दूरी दिखाई दे दे। दिख रहा है अब दूरी आपको अच्छे से? लिख लीजिए, है ना। अब आपको एक थोड़ा सा याद रखना है कि जो वेग है वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। ये भी आप पॉइंट याद रखना। ये धनात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य, जीरो, शून्य हो सकता है, ठीक है। इसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि नहीं होगा, वेग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो वेग जो है वो वस्तु के द्वारा एक इकाई समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई जो दूरी होती है, उसे अपन क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, और इसका जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा वेग बराबर दूरी बटे समय। मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। धनात्मक, ऋणात्मक और ये शून्य हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वेग, चाल, दूरी और विस्थापन और गति और विराम अवस्था ये सभी समझ में आ गए होंगे। तो अब मैं इसे आगे लिखवाने जा रहा हूं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर अपन आगे बात करते हैं, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट जो अपने पास में एक बड़ी अच्छी सी डेफिनेशन आती है, वो आ जाती है त्वरण की, ठीक है। इन्हीं से भी से संबंधित है, इन्हीं की तरह है। और इवन त्वरण से ही आपसे क्वेश्चन, एक्सेलरेशन से क्वेश्चन आने के चांस है। तो लिखिएगा त्वरण, यानी एक्सेलरेशन, ठीक है। त्वरण क्या होता है इसकी बात करते हैं। तो वेग में या चाल में परिवर्तन, परिवर्तन की दर को
त्वरण कहते हैं। ठीक है। वेग में जो परिवर्तन की दर होगी, जो वेग में चेंजेस आएंगे, चेंज इन द वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड त्वरण। यानी कि वेग में परिवर्तन की जो दर है समय के सापेक्ष, उसे आप त्वरण कहोगे। अब सीधा सीधा इसका बात करें मात्रक की, तो इसका मात्रक पूछा जा सकता है और वो होता है मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। चलो, इसके बाद में आपको जो है इसका सूत्र याद रखना है। तो त्वरण बराबर आता है आपके क्या, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन डिवाइड बाय समय अंतराल। यानी उस वेग को परिवर्तित होने में कितना समय लगा है, वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब एक दो पॉइंट इसमें और आ जाते हैं कि वेग समय के साथ, समय के साथ बढ़े, समय के साथ में वेग क्या हो रहा हो, बढ़ रहा हो। जैसे जैसे टाइम बढ़े वेग बढ़ रहा हो, बढ़े तो धनात्मक, धनात्मक त्वरण होगा। कैसा होगा, धनात्मक त्वरण होगा। और वहीं पर अगर जो है वेग समय के साथ, वेग समय के साथ साथ घटे तो ऋणात्मक त्वरण होगा। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो त्वरण जो है वो वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं। और अगर इसके मात्रक की बात करें तो मीटर प्रति वर्ग सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फॉर्मूले की बात करें तो वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग समय के साथ में अगर बढ़ रहा है तो धनात्मक त्वरण कहलाएगा, और अगर वेग समय के साथ में घट रहा है तो फिर आप ऋणात्मक त्वरण कहेंगे। और ऋणात्मक त्वरण को ही आप, जैसे त्वरण है तो बेसिकली त्वरण वर्ड जो है वो यूज ही इसके लिए किया जाएगा कि वो धनात्मक है। अगर ऋणात्मक त्वरण के लिए कोई वर्ड यूज करना है तो वो यूज किया जाता है मंदन। और इंग्लिश में जहां त्वरण को एक्सेलरेशन कहा जाता है, वहीं पर इस मंदन को कहा जाता है आपका क्या, रिटार्डेशन। ठीक है, तो आप इसको क्या कहेंगे, रिटार्डेशन कह सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो है मेरा मतलब बात करने के लिए नीचे झुकना, ये इसलिए है क्योंकि जो हमारा सिस्टम है जहां पर ये वीडियो वगैरह रिकॉर्ड हो रही है वो मेरे से नीचे है, यूं नीचे की तरफ टेबल है थोड़ा सा, इस वजह से। और कैमरा ऊपर है तो कई बार ऐसा शूट हो रहा होगा कि मैं ऐसे नीचे देख रहा हूँ, है ना। तो ऐसा मत सोचना कि भाई नीचे देख के यूं पढ़ा रहे हैं, नहीं सर, तो ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, मैं पॉइंट ऑफ व्यू मेरा सही चल रहा है। तो बात करें कि आपको जो है ये चैप्टर का जो आज सेकेंड लेक्चर है, मैकेनिक्स जो अपना पोर्शन चल रहा है उस मैकेनिक्स का ये सेकेंड लेक्चर है, जिसके अंदर अपन ने गति की अवस्था को पूरा समझा, विराम अवस्था को समझा, चाल, दूरी, समय, आपका वेग और आपका विस्थापन, आपने त्वरण के बारे में और रिटार्डेशन यानी मंदन के बारे में सीखा। अब जब ये जो आपने पढ़ा है और पहले लेक्चर में जो पढ़ा, उन दोनों को मिक्स करके न्यूटन के गति के जो नियम बनते हैं, उन गति के नियमों के बारे में, तीनों गति के नियम कल एक साथ अपन अगली क्लास के अंदर जो है पूरा करेंगे और समझेंगे कि आखिर ये गति के नियम क्या होते हैं। और इनके एक एक नियम के आपने एक दो एग्जाम्पल पढ़े होंगे जो फेमस है ऑलरेडी और वो एग्जाम में नहीं आएंगे। हम आपको बताएंगे सात सात एग्जाम्पल, और वो भी ऐसे ऐसे कि आपने अभी एक दो तो पढ़े ही नहीं होंगे कहीं पर। तो वो सात सात एग्जाम्पल जब आप पढ़ के जाएंगे तो धुआंधार आप जो है वहां पर पारी खेलेंगे और जीत हासिल करके आएंगे। तो लव यू ऑल ऑफ यू। बस एक ही मेरा जो है आप लोगों से निवेदन है कि जब भी क्लास ज्वाइन करें तो अपने हथियार, मेरा जो पहले से जुड़ा हुआ विद्यार्थी उसे पता होगा मेरे हथियार क्या है,
कॉपी और पेन वो लेकर के बैठना है, कोई बंदूक बंदूक लेके नहीं बैठना है। कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और जो लिखवाया जा रहा है उसे नोट डाउन करिए। तो आपका जो है क्लास लेने का मकसद जो है सफलता आपको दिलाएगा। अन्यथा तो समय टाइम पास करना है, समय का केवल व्यस्त जो है व्यर्थ करना है, तो भैया मेरे वीडियो की देख लो, जाके कोई एंटरटेनमेंट वीडियो देख लो, है तो ही मजा आ जाएगा। चलो बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। जय हिंद।